घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। शूटर तारा का पति रंजीत उर्फ रकीबुल दिल्ली से गिरफ्तार। तारा ने लगाया रसूख से सबूत मिटाने का आरोप, लेकिन बड़ा सवाल, क्या है सच्चाई कथित लव जिहाद की? लव जिहाद और लव जिहाद की सच्चाई क्या है, इसकी सच्चाई। और जो मामला झारखंड से निकल के आया है, जैसे लगातार हम लव जिहाद के तरह बता रहे हैं, इसकी सच्चाई क्या है, इस लव जिहाद के पीछे का मकसद क्या है, क्या लव जिहाद है हिंदुस्तान में, इस तरह का कोई जिहाद है जो हिंदुस्तान में फल फूल रहा है, या इसके पीछे कुछ और मंशा है। तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर शकील अंसारी साहब हैं, सदस्य हैं ओबीसी आयोग के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नियाज फारूकी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। विनोद बंसल साहब हैं, प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के। हमारे साथ हिमांशु शेखर चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार, और पुष्पन कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं विनोद बंसल जी। ऐसा कुछ है हिंदुस्तान में जिसको आप लव जिहाद कह सकते हैं, या जो शब्द बताए जा रहे हैं, या मीडिया इसको क्वाइन करके, अब क्या लग रहा है कहां से ये निकल के आया? जैन साहब, इतने दिनों से पूरी दुनिया में विख्यात हो गया, और इसके बावजूद भी आप आज मेरे से पूछ रहे हैं कि वास्तव में लव जिहाद हिंदुस्तान में है कि नहीं है। वास्तव में है क्या? ये मीडिया पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है जी। सबसे पहली बात तो मैं बताऊं जी, और इसकी वास्तविकता जानोगे तो अभी जो रिसेंटली जो 8-10 केसेस खुल के आए हैं जी, वो तो अपने आप में चिल्ला चिल्ला के कह ही रहे हैं कि आखिरकार लव जिहाद है क्या, और उसकी एग्जिस्टेंस कितनी है, उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, और भारत को खोखला करने के लिए इनकी नियति कैसी है। ये सब चीजें बड़ा स्पष्ट तौर पर मुझे बताने का उसमें मैं इसलिए सवाल कह रहा हूं कि पहले भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की जो बैठक थी, वहां पे इस बात को लेके चर्चा हुई। फिर चर्चा के बाद इस पूरे उसमें से उनको अपने जो उनकी प्रस्ताव था, एजेंडा था, उसमें से उनको निकाला गया, और फिर बाद में कहा गया कि ऐसी कोई चीज है नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां तक बात है, तो आप कम से कम ये तो मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, अगर आप कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है जो इस चीज को, अगर ऐसी कोई सच्चाई है तो देश से छुपाने का काम तो नहीं करेगी। देखिए, राजनीतिक पार्टियों के बारे में मैं कोई विश्लेषण यहाँ पर पेश करने वाला नहीं हूँ, और न ही मुझे उन सब चीजों की कोई चिंता है कि किस पार्टी ने उसको एक्सेप्ट किया, किस पार्टी ने रिजेक्ट किया। सच्चाई क्या है? लेकिन सच्चाई ये है कि इस लव जिहाद का जहर पूरे देश के अंदर इतना अंदर तक घुल गया है कि ये कैंसर की तरह हर हिंदू के जहन में और हर हिंदुस्तानी के जहन में घुस गया है। और इसके कारण जो विस्फोटक स्थिति इस समय देश की है, अभी तो चिंगारी के रूप में ही है, लेकिन पिछले उत्तर प्रदेश के दंगों और अभी रांची की घटना और अनेक प्रकार के और जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उनसे उन्होंने एक बात ये स्पष्ट कर दी है कि अगर अभी भी सरकारी एजेंसियां और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और पुलिस और प्रशासन इस बारे में नहीं जागा तो निश्चित रूप से एक देश एक विस्फोटक मोड़ पर पहुंच जाएगा। इसलिए मेरा तो कहना यह है कि बजाय मेरे कहने की और या आपके सुनने की या किसी और के कहने से, तो सच्चाई क्या है इसकी? सच्चाई ये देखिए, सच्चाई ये है कि अनेक प्रकार के प्रलोभन प्रपंच रच के जबरदस्ती करके हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है अपने जो अरब कंट्रीज के पैसे से, और उसके द्वारा लड़कियों के साथ जो विभत्स कांड हो रहे हैं, उन कांडों का मैं सच्चा खुद गवाह हूं। मैंने अनेक ऐसी बहनों को बचाया है, अनेक ऐसे परिवारों को जो कि एक लड़की के पीछे पूरा परिवार धर्मांतरित हो गया, और उसके बाद में उसको किस तरह से उसको जिहादी एक्टिविटीज में फंसाया गया। ये मेरा नहीं है, एनआईए की रिपोर्ट है। एनआईए की रिपोर्ट में बाकायदा साफ साफ कहा गया है कि भाई वो किस तरह से लड़की को पहले धर्मांतरित किया गया, शादी की गई, और उसके बाद में उसको जिहादी एक्टिविटीज में इस तरह से इन्वॉल्व किया गया कि वह आतंकवादियों को फंडिंग करने के लिए लव जिहाद जो है हिंदुस्तान में एक हकीकत है, और ये जो है फैल रहा है। अभी ये चिंगारी है, उसके बाद ये इसका जो है असर देश पे देखने को मिलेगा। आप कह रहे हैं प्रलोभन, प्रपंच, अरब से पैसे, ये तमाम चीजें, तो फिर सरकार कर क्या रही है, एक सवाल है, लेकिन उस पर हम आएंगे बाद में। सबसे पहले पुष्पेंद्र। देखिए, जो बंसल साहब कह रहे हैं उनके पास हो सकता है कि कोई इसकी डिटेल हो,
और एनआईए की रिपोर्ट का भी हवाला दिया है, लेकिन हम लोगों की जानकारी में कोई एनआईए की रिपोर्ट ऐसी नहीं आई है। और ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये शब्द जो है लव जिहाद कॉइन कहाँ से हुआ है, ये शब्द शुरुआत कहाँ से हुई है। और जितनी भयानक स्थिति बंसल साहब बता रहे हैं, जो भी तथ्य वो दे रहे हैं, लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का है कि इस सब के बावजूद भी तारा शाह के अलावा कोई भी लड़की मीडिया में, खबरों में, घर के बाहर, अपने समाज में, अपनी जाति में कहीं ये बात क्यों नहीं कह रही है। अगर आप किसी का फोर्स कन्वर्जन कर रहे हैं, अगर आप मारपीट कर रहे हैं, अगर आप प्रलोभन के द्वारा कर रहे हैं, तो इस प्रलोभन के द्वारा तो भारत के अंदर धर्मांतरण पिछले कई हजारों साल से चल रहा है। पूरा का पूरा मीनाक्षीपुरम के अंदर इतना हुआ, तमाम क्रिश्चियन मिशनरियों के ऊपर यह आरोप लगता रहा है। लेकिन यहां मुझे लगता है उससे आगे चली गई है कि धर्म परिवर्तन भी किया जा रहा है, धर्मांतरण भी किया जा रहा है, और फिर उनका फोर्स शादी भी की जा रही है। तो अगर फोर्स शादी हो रही है तो कुछ केसेस इस तारा शाह के अलावा कहीं देखने को नहीं मिल रहे। वो चीज जो है मुझे लगता है कि इस वक्त खासतौर से जो बात अभी आप कह रहे थे कि वृंदावन में जो उत्तर प्रदेश बीजेपी एग्जीक्यूटिव होनी थी, वहां भी ये मामला चला, और मेरठ के अंदर एक मामला आया कि साहब वो लड़की मदरसे में गई और फिर उसके साथ गैंग रेप, और बीजेपी ने उसको वापस अपना यू टर्न लिया। वही कह रहा हूं कि बीजेपी ने उसको वापस लिया। उसकी एक शायद बड़ी वजह यह है कि हो सकता है राजनीतिक तौर पर इस शब्द से कोई राजनीतिक फायदा हो सकता हो, लेकिन जो तारा शाह का मामला है मैं उसको लव जिहाद के एंगल से नहीं देखता। अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि तारा शाह एक हिंदू लड़की थी, एक मुसलमान लड़के ने झूठ बोल के शादी की, तमाम सारी बातें मान लें, नहीं जी है जी वो नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए कह रहा हूं, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर दोनों मुसलमान होते और दोनों हिंदू होते तो क्या डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट उनके ऊपर नहीं लगता। अगर उस लड़की के साथ टॉर्चर हुआ है, उसका धर्मांतरण करने की कोशिश की है, वो एक अलग धारा है। उसके अलावा जो उसके साथ मारपीट हुई है उसमें अलग केसेस हैं। तो इस पूरे मामले को अगर हम क्राइम के एंगल से भी देखें तो उसकी तो तहकीकात होनी चाहिए। वो रकीबुल है, वो कोहली है, वो नहीं है, ये एक अलग इशू हो सकता है। लेकिन इस पूरे मामले पे एक धार्मिक चादर डाल करके इस बड़े क्राइम को छुपाने की भी कोशिश हो रही है। पुष्पन जी ये मामला जिस तरह से आप ले रहे हो वो उतना सिंपल नहीं है। मैं आपके पास आता हूं, विनोद का मामला नहीं है अकेला। विनोद जी मैं आपके पास आता हूं लौट के। हिमांशु, आप झारखंड के चीजों पे लगातार नजर रखते हैं, वहां के जो सच्चाई है उसको भी आप देखने का लगातार प्रयास करते हैं। ये जो पूरा मसला है झारखंड से निकल के पूरे राष्ट्रीय स्तर तक लगभग तमाम चैनल लगातार इस पे फोकस किया हुआ है, क्या कारण है? ये क्या आपको लगता है जो लव जिहाद या इस तरह की कोई सोच जो है इसके पीछे काम कर रहा है? सब पर हमको घनघोर आपत्ति है, थोड़ी बहुत आपत्ति नहीं है, घनघोर आपत्ति है जी। ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से ही चीजें जिसके जहन में नहीं रहती है उसके जहन में मीडिया डाल रहा है। मीडिया डाल रहा है, सच्चाई है मीडिया में। सच्चाई ये देखिए, विनोद बंसल साहब भी वही कह रहे हैं कि मीडिया डाल रहे हैं। आप देखिए इस चीज पर आपत्ति नहीं है, इस चीज पर बहस होनी चाहिए। गंभीर मसला है, जैसा बंसल साहब कह रहे हैं, ये बहुत हल्का विषय नहीं है। इसकी गंभीरता से हम भी सहमत हैं, लेकिन शब्दों के चयन पर अगर मान लीजिए कि शब्द में कोई आपत्ति नहीं होती, आखिर क्या वजह थी कि भाजपा ने इसको इस शब्द से परेज किया? कहीं न कहीं कोई आपत्ति तो नहीं होगी। सियासत में जो लोग हैं उनको तमाम सियासत का तो मीडिया को कोई सियासत नहीं करनी है। मीडिया साफ शब्दों में शब्द ऐसे हैं जिसका डेफिनेशन इस तरह से किया जा रहा है। लेकिन हिमांशु भाई, इस शब्द को मीडिया ने नहीं कॉइन किया है। किसने किया? ये मैं वही बता रहा हूं कि मैं बताता हूं आपको। ये जो तथ्य है ये केरला हाई कोर्ट के अंदर आया और ये वहां से कॉइन हुआ है। न तो किसी राजनीतिक दल ने किया, मैं समझता हूं बीजेपी ने भी नहीं किया। ये बात अलग है कि उसको लपक लिया गया है। दोनों में फर्क है। मेरा कहना है कि आप किसी परिस्थिति विशेष में, जैसा आपने कोर्ट की बात की, कोई केस स्पेसिफिक गया होगा, उसमें इस तरह के चीजें, ये तो बताइए सच्चाई क्या है झारखंड से निकल के आई है। सारी चीजों में जहां इस तरह की चीजें आई, जैसे इस तरह की चीजें आई, लव जिहाद, इसको ये क्या है, ये क्या है, ये हुआ क्या है झारखंड में? जो खबर है, जो वो लड़की लगातार नेशनल शूटर है, वो आई है निकल के, उसने सारी बात बताई जो बता रही है लगातार। आज उसको गिरफ्तार करके कल आज वो रांची ले जाया गया है, ट्रांजिट रिमांड पे है, उसकी जांच पड़ताल होगी। लेकिन आपके पास जो खबर है, ये मामला क्या है इस वक्त तक? ये देखिए, मामला संदेहास्पद है निश्चित तौर पर, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, जिस तरह से पुष्पन जी कह रहे थे। लेकिन इस मामले की जांच होने तक हमको इंतजार करना चाहिए। संदेह अगर नहीं होता तो ये पकड़ता ही नहीं। जांच होने तक नहीं, मुझे बंसल साहब मुझे बोलने दें। लेकिन इस मामले पर बंसल जी की उत्तेजना मुझे समझ में आ रही है, लेकिन उससे पहले बंद के दौरान जिस तरीके से घटनाएं सड़क पर खुलेआम हुई,
क्या उसकी निंदा हम नहीं कर सकते हैं? अरे फिर भी बात विषय से नहीं, विषय से हम भटक नहीं रहे, वही है जो आप लोगों को सूट नहीं करता वहां हम भटक गए। ना जो आपके पक्ष में हम कह रहे हैं तो आपको सिरोधारी है। आप लव जिहाद तो मानते नहीं है और आपको डंडे नजर आते हैं। शब्द से एतराज है हमको और लोगों को सहमत है। एतराज इसलिए है क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। आपको जानकारी का अभाव है। नहीं हो सकता है जानकारी ना हो, हो सकता है जानकारी ना हो। ये कि लव जिहाद क्या है इसकी डेफिनेशन भी समझना पड़ेगा आपको। चलिए आप समझा दें तो हो सकता है आपके पास भी आते हैं, हो जाए और हमको भी थोड़ा ज्ञान हो जाए। आपके पास भी आते हैं शकील साहब, इससे पहले कि हम आपसे पूरे डिटेल में इस पे बातचीत करें, जो चीजें निकल के आ रही, क्या मीडिया इस वो शब्द को क्वाइन करके, जैसा हिमांशु जी कह रहे हैं कि उनको आपत्ति है, विनोद बंसल साहब कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है, तो ये जो मेरा सिर्फ अभी आपसे लिमिटेड सवाल है कि क्या इसके लिए मीडिया जिम्मेदार है, इस शब्द के लिए? नहीं, देखिए, मीडिया को हम इस शब्दों के लिए या किसी भी घटनाएं घटती हैं जिनको आप दिखाते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं मानते हैं। जो समाज की आईना है ना मीडिया, समाज में जो होता है, सोसाइटी में जो होता है, आप उसको दिखा रहे हैं। तो ये लफ्ज़ जिहाद कहाँ से निकला है? जो लोग लफ्ज़ का मानी भी, अंग्रेज़ी लव का मानी भी नहीं जानते हैं वो, और जो जिहाद जैसे अरबी शब्दों का भी मानी नहीं जानते, वो ज़्यादा चीख रहे हैं इन शब्दों को। अब वो कहाँ से निकल के आया, ये वो उनके खोज की या रिसर्च के सब्जेक्ट है कि ये लफ्ज़ जिहाद आया कहाँ। आमतौर पे आजकल डेमोक्रेटिक कंट्री में जितना हेल्दी डेमोक्रेसी के अंदर हेल्दी पॉलिटिक्स नहीं हो पा रहा है। अब लफ्ज़ जिहाद यूपी से शुरू होता है, झारखंड में चुनाव होना है तो वहाँ जाके उसका बीज निकल के आता है। तो और यूपी के अंदर वो लफ्ज़ जिहाद और कोई पॉलिटिकल पार्टी रेजोल्यूशन करती है, फिर पीछे आती है, कम्युनल राइट्स होते हैं, रिजल्ट आते हैं, जो है बहुत सी चीज़ें हैं। सवाल आप इसको आप देख रहे हैं कि इसके पीछे सियासी मंशा है। इससे सियासी मंशा से ज्यादा हम इसको कुछ नहीं है, इसलिए नहीं देखते हैं जी कि ये लफ्ज का ओरिजिन कहाँ है और ये दोनों लफ्ज को जो ज्वाइंट किया गया है उसकी पहले तफसीलात एक तय हो जाए, एक मापदंड तय हो जाए कि इसके मतलब क्या है, इसका एक्शन क्या है, तभी इसके बाद बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं हम। एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। इससे पहले आपने विनोद बंसल साहब को आपने सुना, वो कह रहे थे कि अगर आप सवाल करते हैं कि यहाँ कोई लफ्ज़ जिहाद है तो आप गलत सवाल कर रहे हैं, मीडिया के द्वारा ऐसे सवाल नहीं उठने चाहिए। हिमांशु जी कह रहे हैं कि ये घोर आपत्ति है उनको इस शब्द के इस्तेमाल पे। हो सकता है कि कुछ मामले को तहकीकात करके, जाँच करके जो चीज़ें निकले और उसको कैसे देखा जाना चाहिए, एक बात की बात है। पुष्पेंद्र कह रहे हैं इसकी जाँच पूरी होनी चाहिए, क्या हो क्या रहा है। शकील साहब कह रहे हैं ऐसा कोई है क्या, ये लव और जिहाद का कोई जो मायने नहीं जानते हैं, वो लोग इसको सियासत और सियासी फायदे नुकसान के हिसाब से आकलन करके देख रहे हैं। हमारे साथ नियाज फारूकी साहब हैं, सचिव है जमीयत उलमा हिंद के हैं। नियाज साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये जो लव जिहाद और ये खबर जो चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं दोनों चीज़ों को? मैं इसको जो हमारे सोसाइटी में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, मैं उससे अलग करके नहीं देखता। हमें ये लग रहा है एक अरसे से ये कोशिश हो रही है कि समाज को आपस में बांटा जाए, नफ़रत की दीवार खड़ी की जाए और इस एक ऐसी आग लगाई जा रही है। और कौन आग लगा रहे हैं? उसकी जो लोग के इससे फ़ायदा उठाते हैं, कौन है वो लोग, उनका नाम भी तो बताइए। कौन लोग लगा रहे हैं, कौन फायदा उठा रहे हैं? जिहाद की बात कर रहे हैं जी, वही आप, वो सब लोग मीडिया में मौजूद हैं। इसमें तो दिलीप जी भी। तो जो लोग भी लव जिहाद की बात कर रहे हैं जी, कि लव जिहाद नाम की, आज तक आप लोग इतनी उम्र में इतने साल के आप हो गए जी, आपने कब ये लफ्ज पहली मर्तबा सुना था? जरा आप इस बात पे गौर करिए। मेरा सवाल है कि अब ये लफ्ज क्यों आ रहा है? अगर सुन पाए होते तो अभी तक इसका समाधान निकल जाता।
तो अभी तक ये इस देश का दुर्भाग्य है कि ये लव जिहाद वाला शब्द जो है अभी मीडिया में कुछ दिनों में ही चर्चा में आया है, नहीं तो हम तो पिछले 20 साल से झेल रहे हैं इसको। मुझे पता है, एक एक स्टोरी मेरे सामने है। एक लड़की को धर्मांतरित करके उसका मुसलमान बनाया गया, उसकी शादी करी गई, बच्चा एक पैदा हुआ, उसके बाद उसको बाकी परिवार को कंपेल करके मुसलमान बनाया गया और उसके बाद में 8 के 8 पूरी फैमिली मेंबर्स वो मुसलमान बन गए और उसके बाद उनको जिहादी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर दिया गया। जब हमें पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे है और वापस हमारे संपर्क में आए, उनसे संपर्क करके उनको पुलिस प्रोटेक्शन के द्वारा उनको छुड़ाना पड़ा उसको, और उस लड़की को वापस उसको शादी करी। उसके साथ जो विभत्स कांड हुए वो मुझे पता है, साक्षात मैंने देखे हैं। उसका तो ये धर्मांतरण का मामला हो सकता है, धर्मांतरण का मामला हो सकता है। देखिए जिहादी एक्टिविटी, ये लव जिहाद जो है, इसको आप इसको लव जिहाद, मैं आपको डिफाइन करता हूं, मुझे इस बात का जवाब डिफाइन करता हूं। जा रही थी क्या, मैं बताता हूं आपको। वो झारखंड नया सब कंप्लीट कर लीजिए। मुझे एक बात का जवाब दीजिए जनाब, उस लड़की से आपका क्या रिश्ता था? आपको क्यों इंटरेस्ट पैदा हुआ? अरे बहन है मेरी, क्या बात बहन हुई? किस तरह में बताइए ना इस बात को। अरे कोई पीड़ित बहन मेरी, कोई पीड़ित का क्या मतलब होता है? मेरे देश की बहन, बहन मेरी भी है, बहन उनकी भी है, बहन सबकी है। कहीं वो आपको पर्टिकुलर क्योंकि मेरा धर्म नहीं बनता, मैं जाऊंगा उसको बचाऊंगा। ऐसे ही लोग जो कि इन मसाइल को उठा रहे हैं और जो काम अपनी बहन की इज्जत बचाने की कोशिश करने के बजाय आप पूरे समाज में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वाह, एक माता बहन को बचाना आग लगाना है, बहुत बढ़िया आपकी डेफिनेशन। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आपकी डेफिनेशन वाकई बहुत बढ़िया है। क्रिमिनल इसीलिए कहते हैं कि ये जो है ना, ये सांप्रदायिकता क्या चीज होती है, यहाँ पर ये डिफाइन हो गया। इसको एक बहन को लव जिहाद बचाना। देखिए लव जिहाद क्या है? जिहादी मानसिकता से किया गया प्यार का ढकोसला, ये लव जिहाद है। ये लफ्ज किसने बनाया और कौन डिफाइन करता है? देखिए मैं बताता हूँ आपको, क्या हिंदू मुसलमानों के अंदर शादी जो है? देखिए ये जो लफ्ज है, ये इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिज, क्या ये देश के लिए नई चीज है? देखिए इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेस की विषय नहीं है यहाँ पर। ये तो शादियां तो आमतौर पर होती हैं, लेकिन बात ये नहीं। देखिए ये आप नया कहां से ले आए? नहीं, नया शब्द नहीं है। धर्मांतरण की मानसिकता से लेकर के और जिहादी मानसिकता को लेकर के जो प्यार का प्रोपोगंडा रचते हैं, साजिश के तहत लड़की को फंसाते हैं, एकदम उसके बाद उसको करते हैं, वो दैट इज कॉल्ड लव जिहाद। एकदम आपकी बात सही है कि अगर कोई साजिशी दिमाग ये सारे काम करे, बिल्कुल, लेकिन आपके पास इतिहास भी होना चाहिए कितने घटने हैं। हाँ, और दूसरी बात ये है कि ये जो ये बातें जो हैं, हमारा हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां वेमेन्स राइट की बात की जाती है, उनके अधिकार की बात की जाती है, और हम प्रमोट करते हैं एंटी कास्ट मैरिजेस को, मतलब के रिलीजन के मल्टी रिलीजन मैरिजेस को हम प्रमोट करते हैं। हमारा ये है। अब उसमें जब आता है तो अभी एक मिनट अब आप अपनी बात रखिएगा अपने टाइम पे। जब हम प्रमोट करते हैं कि स्वच्छ जो सच्ची हिंदुस्तान की जमहूरियत जिंदा रहे, यहाँ पर सेकुलरिज्म जिंदा रहे, यहाँ अच्छे स्वच्छ वातावरण बने, इसके लिए हम करते हैं। रिलीजन इज ए बेसिक थिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल राइट, और इंडिविजुअल का ये धर्म है। और धर्म अब आप बोलेंगे ना, हर बीच में टोकेंगे तो आपको भी बोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं, कितनी मैरिजेस ऐसे हैं जो हिंदू लड़की के मुस्लिम बॉयज के साथ हो गए हैं। कितने मैरिजेस इतने हैं? नहीं, इसमें उसी सवाल नहीं है। एक मिनट, आप उसी में कितने मैरिजेस इतने हैं जो मुस्लिम लड़की है, लड़के हिंदू हैं, और इसमें जो ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया, आप बताइए, ये रांची में जो परिवर्तन हुआ है वो जिहाद पर जाने के लिए, जिहादियों के लिए, वो लड़की जो एक नेशनल लेवल की शूटर है, कोई गरीब पैसे और इसके लिए कोई नहीं, उसने कैसे अपनी आंखों से, हमारे भाई और बीजेपी के बहुत लोग होंगे, बहुत हिंदू भाई हम रखने वाले, उनका आंख नहीं खुलवा पाए थे कि 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर चट शादी हो गई। कैसे हो गई शादी भाई? यही तो अरे कोई गरीब आदमी हो रहा है, धोखे से नहीं हो रहा है, आप अपने लोगों का खुद करिए, उसकी नहीं मान सकते, उसके धोखा नहीं मान सकते। जो नेशनल लेवल के एकदम तेज तर्रार लड़की है, वो धोखे में आ गई है। वो इस देश में आपने क्या एजुकेशन दे रखा है? आपने
कौन सा एजुकेशन दे रखा है? वुमेन्स राइट कहां पर आ गया? एजुकेशन कहां है कि आप इतने हाई लेवल की लड़की को धोखे में? ये सब बेकार है। ये हिमांशु कुछ कह रहे हैं। देखिए, मेरा ये कहना है, जो मैंने पहले भी कहा, दुनिया कैसे देखेगी वो मैं दोबारा कह रहा हूं कि हम लोगों को सब्र रखना चाहिए। आज वो पकड़ा गया है, रिमांड में लेके रांची ले जाया गया है, चीजों की तह खुलने दीजिए। मैं हस्तक्षेप करके ये जानकारी देना चाह रहा था, और ये जानकारी अब सार्वजनिक है, मीडिया में भी बातें आ चुकी हैं। रंजीत कोहली की मां भी मुस्लिम थी और उसने हिंदू से शादी की थी। फिर तो अब इसमें ये क्या ट्विस्ट? मैं वही कह रहा हूं, मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं, मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, निष्कर्ष पर जाने का काम प्रशासन का है, पुलिस का है। हम लोग कृपया निष्कर्ष पे न जाएं। मेरा यह कहना है कि ये बहुत ब्लैक एंड व्हाइट मामला नहीं है। जितना ब्लैक एंड व्हाइट हम मीडिया में बैठकर बहस के दौरान इसको ब्लैक एंड व्हाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कई ग्रे एरिया हैं। लेट्स द इन्वेस्टिगेशन। मैं और बता देता हूं, जो तथ्य सामने हैं आपके। जी, मुजफ्फरनगर की घटना में क्या हुआ, आपके ये खरखोदा वाली घटना में क्या हुआ, कौन लोग इन्वॉल्व थे, किस मानसिकता के साथ काम हो रहा था, आखिरकार वो लड़की नहीं होगा। मैं कह रहा हूं जहां ऐसी घटनाएं हैं वहां इसे देखिए, आपने तथ्यों को चैलेंज किया है हिमांशु जी, आपने तथ्यों को चैलेंज किया है, इसलिए मैं आपको बता मैं रांची की, देखिए, जिसे बंसल साहब जो मुझे जानकारी नहीं रहती है, मैं उस पर भाषण नहीं करता हूं। मुझे मुजफ्फरनगर की उस घटना का भी कंट्राडिक्टरी बयान आ चुका है, सारी चीजें रिकॉर्ड आ चुकी हैं। फिर डिस्कशन कीजिए। एक टर्म में आपने कह दिया, जिहादी कर दिया, 4 बच्चे पैदा, ऐसे नहीं, एकदम पर्सनल सोसाइटी को एनालाइज करने के लिए एक देश को एक बर्बादी के रास्ते पर ले जाने का आप काम शुरू कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सामने मैं तो वही कह रहा हूं, बर्बादी के रास्ते से बचाने के लिए हम कह रहे हैं इस बात को। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप 2 मिनट बोलें, लेकिन मुझे आधी मिनट बोलने दें। आप पहले बोल लें आधी मिनट, फिर मैं सवाल पूछूंगा। तभी कोई बात की जा सकती है। ऐसे अनसिविलाइज्ड तरीका नहीं है ये कि आप पहले बोल लें आधा मिनट, फिर हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम किसी न किसी बात का एक फ्रेमवर्क होता है। आया हम लीगल फ्रेमवर्क में बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में बात कर रहे हैं, रिलीजन के हिसाब से बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। वी हैव टू सेट आवरसेल्फ सर्टेन नॉर्म्स। देखिए, हिंदुस्तान में 3 तरह की शादियां हैं। उन शादियों के किस फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं? शादियों की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम शादियों की बात नहीं कर रहे हैं। रियाज फारूकी साहब, यहाँ शादियों की बात नहीं हो रही है कि हिंदू मुसलमान से शादी कर रहा है, मुसलमान हिंदू से शादी कर रहा है। क्या लव जिहादी शादी एक सिस्टम है? नहीं, जो चर्चा को जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए, वही तो मैं कर रहा हूं। जो चर्चा है नियाज साहब, वो ये है कि एक केस, आखिरी केस जो इस वक्त जो दिख रहा है सामने में, जो टेलीविजन चैनल्स पे है हर जगह, और जो केस आपने भी देखा होगा, जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले को एक टर्मिनोलॉजी है जिससे आप लव जिहाद टर्मिनोलॉजी से जोड़ के देखा जा रहा है। ऐसे केस को अगर ये जो लड़की आके बयान दे रही है, जो पुलिस के जो जांच चल रही है, जो अब तक सामने तथ्य आए हैं, उसको लव जिहाद से जोड़ के देखा जा रहा है कि लव जिहाद का मतलब ये है। अगर विनोद बंसल जी जो कह रहे हैं या जो बाकी लोग कह रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या इस केस को, ऐसे मामले को आप क्या ये हिंदू मुस्लिम शादी की तरह देख रहे हैं? क्या हिंसा, जो डोमेस्टिक हिंसा है, उसके तरह देख रहे हैं? क्या ये वो मामला है नियाज फारूकी साहब? मैं इसको ऐसा हरगिज नहीं समझता। लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। ना हिंदू मुआशरा, ना मुसलमान इस बात को पसंद करते हैं एज ए सोसाइटी कि उनकी लड़कियां हिंदुओं से शादी करें। ना हिंदू इस बात को पसंद करते हैं कि मुसलमान जो है वो मुसलमानों के साथ शादी करें। ये इंडिविजुअल मामले हैं, जो लोग एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो जाते हैं, एक साथ रहते हैं। एक तो इस तरह के मामले हैं। दूसरे मामले क्रिमिनल क्राइम किसी भी सोसाइटी में किसी भी बात पे हो सकता है। उसमें लड़कियों का किडनैप भी होता है, रेप भी होता है, मर्डर भी होता है। इसी तरह का ये भी एक वाकया हो सकता है। लेकिन अगर ये क्रिमिनल मामला है तो इसको क्राइम के हैसियत से देखा जाएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर एक मुसलमान, ये अपराध की तरह आप देखते हैं, ये एक अपराध है, एक व्यक्ति का अपराध है, एक अपराद हो सकता है, ये व्यक्ति का अपराध है। इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा। अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू लड़की को किडनैप कर लेता है, या कोई हिंदू जो है किसी मुसलमान लड़की को किडनैप कर लेता है, तो भाई मेरे, ये बड़ी बड़ी हमारी
ये हमारी ये अपराध का मामला है, ये हमारी बड़ी बदनसीबी है कि हम इस जरा सी बात पे किसी मुसलमान मोहल्ले को आग लगा दें या किसी हिंदू मोहल्ले को आग लगा दें। ये इंडिविजुअल मामलात हैं, उनको उसी एंगल से देखना चाहिए और अपनी जो हमारी एक सिविलाइज सोसाइटी के तौर पर यह हमारा फर्ज बनता है कि हम इन मामले को इस एंगल से हमें देखना नहीं देखें, ऐसा कोई शब्द ना दे, ऐसा कोई टर्म ना दे, ऐसी कोई चीज में उसको फ्रेम में ना डाले जिसमें आप उसको लव जिहाद बना के एक पूरे समुदाय, एक पूरे मुल्क, पूरे समाज को बांटने की कोशिश करें, जो बात नियाज फारूकी साहब कह रहे हैं। फारूकी साहब ने, नियाज साहब ने जो बात कही वो चिकनी चुपड़ी बातें वैसे तो ठीक लगती हैं, लेक्चर के रूप में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हकीकत आप देखिए उसको कि अगर कोई लड़की जिसकी शादी हुई हिंदू रीति रिवाज से, उसको नहीं पता कि ये मुसलमान हैं, और उसके बाद में उसकी के घर में जाकर के और 25 मुसलमान आकर के ये कहें कि नहीं तुझे निकाब पढ़ना पड़ेगा और तुझे कबूल 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 बोलना पड़ेगा और आपको धर्मांतरित होकर के मुसलमान बनना पड़ेगा, क्या नियाज साहब इस बात से सहमत हैं कि ये अपराध है? ना नियाज साहब, ना इस्लाम, मजहब इस्लाम, ना एक मुस्लिम कम्युनिटी, बंसल साहब उसके लिए कम्युनिटी को, एक समुदाय को, एक पूरे, वो कह रहे हैं कि ये एक व्यक्ति का अपराध है, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उस व्यक्ति के खिलाफ जांच होनी चाहिए, उस व्यक्ति के खिलाफ जो व्यवस्था में आपके पास कानून है। जो लोग इस तरह के काम में लिप्त हैं, मैं ये कह रहा हूं आपको, जो लोग इस काम में लिप्त हैं कि शादी को एक धर्मी जामा पहनाने के लिए या उसका धर्मांतरण करने के उद्देश्य से या उसको जिहादी, आप कह रहे हैं उद्देश्य क्या है ये देखा जाना चाहिए। उद्देश्य इंपॉर्टेंट है इसमें, मकसद क्या है? नहीं है, शादी इंपॉर्टेंट नहीं है, शादी नहीं है, उद्देश्य क्या है? बात एक उसके पीछे लक्ष्य क्या है, उसके पीछे मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है? ये जो लक्ष्य है ना जी, वो धर्मांतरण है। मैं आपको लक्ष्य बता रहा हूं, ऐसे अनेक केसेस हैं। अभी बेंगलोर का केस आपको ध्यान में है, सारा मीडिया में आया था, दिसंबर 2012 की घटना है, जहां बेंगलोर की लड़की थी और उसने एक हिंदू लड़का मान करके उससे शादी करी, उसके बाद उसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया गया उस लड़की के द्वारा, और ये जो इंडिविजुअल केसेस हैं वही वो कह रहे हैं, लेकिन आप इसको केसेस नहीं है सर, ये केसेस वो हैं जो कि मीडिया के द्वारा किसी तरह से हाईलाइट हो गए और क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने पकड़ लिया, जांच होनी चाहिए, कोई बहुत बड़े कुछ लीडर्स भी हैं, मैं भी ये कह रहा हूं पार्टियों में, उनकी भी जांच हो जाए कि उनका उसको किस तरह से शादी हुआ था, वो सबको भी कराइए ना, आप कुछ करा नहीं रहे, हम कह रहे हैं कार्रवाई कराइए जल्दी, विषय से भटक गए, विषय से भटक गए, आप इंडिविजुअल शादी नहीं, इस केस में भी जहाज शब्द से क्या ताल्लुक है ये बताता हूं आपको, जिहाद से, लव जिहाद से क्या ताल्लुक है ये बताइए। एक व्यक्ति के अपराध को पूरे समुदाय से जोड़ा जाए, एक व्यक्ति के अपराध को पूरे देश से जो देश में एक वार के तरह की लव जिहाद इज अ वार, उस वार के पीछे मकसद अलग होता है। अब मुझे बताइए, मैं बताता हूं उसको, उसी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश मैं एक छोटा सा, हमें ब्रेक लेना पड़ेगा कमर्शियल, उसके बाद आप लौट के आते हैं। पुष्पेंद्र जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से स्वागत है आपका घटना चक्र में। हम चर्चा कर रहे हैं लव जिहाद और तारा जो केस है वहाँ से जो शुरुआत हुई और लगातार इस पे खबरों में दिखाया जा रहा है कि क्या, लेकिन सवाल ये है कि क्या लव जिहाद जैसे शब्द का इस्तेमाल करके, हालांकि तमाम लोग जो हमारे साथ पैनल में हैं उनके अलग अलग आपत्तियां हैं, उनके अलग अलग उनके मान्यते हैं। जैसे बंसल साहब कह रहे थे, बंसल साहब आपसे ही शुरुआत करेंगे कि एक व्यक्ति के अपराध को या एक मकसद, कोई एक व्यक्ति एक मकसद से कर रहा है, इसको आप पूरे समुदाय से जोड़ के या पूरे एक धर्म से जोड़ के नहीं, इसको जोड़ के देखते हैं तो क्या उचित है ये? आप यही तो गलतफहमी हो रही है हमारी, जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मुझे बड़ा सब गलतफहमी में। नहीं, मुझे ताज्जुब इस बात को हो रहा है कि जिहाद की सही डेफिनेशन को भी समझ नहीं पाया। इसका मतलब नहीं, लव जिहाद का डेफिनेशन तो उनको पता होगा। मैं लव जिहाद की बात कर रहा हूं, मैं जो लव जिहाद की बात कर रहा हूं वो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं, किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, एक किसी तरह के क्राइम की बात नहीं कर रहा अकेला, या किसी एक केस की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फॉर जिहाद, तो ये जो है वो लव के द्वारा फैलाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड लव जिहाद। और ये कोई लव जिहाद शब्द कोई विश्व हिंदू परिषद ने दिया हो, किसी एक व्यक्ति ने दिया हो, विनोद बंसल ने दिया, ऐसा नहीं है। सबसे पहले
ये जिहाद का शब्द जो है, लव जिहाद का जो शब्द आया, केरला हाई कोर्ट के दिसंबर 2009 के डिसीजन के द्वारा आया। और उन्होंने, केरला हाई कोर्ट ने स्वयं कहा, उनका भी वही डेफिनेशन है जो आप कह रहे हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल वही है। और उन्होंने ये भी कहा था, केरला हाई कोर्ट ने कहा था कि अब तक लगभग 2500 केसेस, देखिए मेरे को बात पूरी आने दो, पूरी मैं इसीलिए कह रहा हूं, सामने बात जो सामने है मैं वो बता रहा हूं, पहले आपको तथ्य और रिकॉर्ड बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं, डाटा बता रहा हूं आपको मैं। 2500 से अधिक मामले केरला हाई कोर्ट में उस समय तक आए थे। और वो केरला हाई कोर्ट ने कहा था कि 2500 से अधिक मामले हमें रिपोर्ट हुए हैं और सरकार इसकी जांच कराए और तुरंत इस पर कार्रवाई करे, एक बात। उसके बाद जब मामला केरला विधानसभा में पहुंचा तो वहां उमन चंडी जो उसके तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने साफ कहा कि 2006 से लेकर के 2009 तक 2667 ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर के हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाया गया। ये तथ्यों कन्वर्जन हुआ है। हाँ, कन्वर्जन हुआ, चॉइस बाय चॉइस हुआ है, बाय फोर्स हुआ है, बाय फोर्स, ना बाय फोर्स, उसी मेथड से हुआ है जिस मेथड को आप कह रहे हैं कि लव जिहाद है। हाँ, और तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? मैं वही तो कह रहा हूं, कार्रवाई नहीं हुई तभी तो ये विस्फोटक स्थिति बनी है ना, अदरवाइज तो सेटल नहीं हो जाता मामला। एक बात, वीएस अच्युतानंदन जो कि सीपीआईएम के बहुत बड़े लीडर और मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी कहा कि लव जिहाद का जहर देश के अंदर द्रुत गति से फैल रहा है, इसको रोकना होगा। ये उनके वर्डिंग है, मेरे नहीं है। इसके अलावा, लेकिन ये तब तक कहीं इस पे हाँ, ये चीजें बिल्कुल मीडिया में आ चुकी, सारी जन साहब, कहीं हो सकता है हम लोग पीछे हैं, हमें वो जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश नहीं की। अगर आप गूगल पे भी डालोगे तो सारी चीजें सामने नजर आ जाएंगी आपको। तो गूगल पे तमाम चीजें सत्य नहीं होते, सत्य नहीं होते हैं। मैं तथ्य की बात कर रहा हूं, मैं तथ्य की बात कर रहा हूं। इसके अलावा भी अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे, जस्टिस राकेश, उन्होंने कहा था कि 22 से ज्यादा मामले अभी मेरे नोटिस में आए हैं जो लव जिहाद से संबंधित हैं, उन पर तुरंत सरकार कार्रवाई करे। ये जो इतने सारे केसेस जो ये आए, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में सैकड़ों दंगे हो चुके। उन दंगों की पृष्ठभूमि क्या है ये मैं बताया, तो एक एक करके गिना देता हूं। उसको एक इंडिविजुअल केस समझ लीजिए फिर आप, तो आप उसके पीछे दंगे कितने हुए आप देखिए। मुजफ्फरनगर में उस लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, इसी के कारण वो उसके लड़के को मार दिया, उसके भाई को मार दिया गया और उसके बाद में वो दंगे बढ़ गए। ऐसे ही खरखोदा वाली घटना क्या हुआ, वो लड़की ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक मकसद से किया जा रहा है, इसलिए इसको लव जिहाद आप कह रहे हैं। और ये आपका शब्द नहीं है, ये शब्द जो है आप कह रहे हैं केरला हाईकोर्ट के द्वारा। नियाज फारूकी साहब वो कह रहे हैं कि ये व्यक्ति का मसला नहीं है, एक व्यक्ति का मसला नहीं है, व्यक्ति का अपराध का मसला नहीं है, ये जो है और बैकग्राउंड में बहुत बढ़िया एक मकसद से, एक उद्देश्य से, इसका एक पर्पस है। अफसोस की बात है आप लोग इतने समझदार होते हुए कि कंप्लेन को आप सबूत मान लें। आप खुद कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में ये कंप्लेन की गई, हाई कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट को इंक्वायरी करानी चाहिए। इंक्वायरी के बाद क्या हुआ या इंक्वायरी हुई या नहीं हुई, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अभी तक जितनी बातें उन्होंने कही है, किसी ने एक इल्जाम लगाया है। तो सबसे बड़े इल्जाम लगाने वाले तो ये खुद बैठे हुए हैं, इतने सारे इल्जाम लगा रहे हैं। आंकड़ों को इल्जाम लगा देने के, इसको आंकड़े नहीं कहा करते। आंकड़े जब होते हैं जब हाई कोर्ट का कोई फैसला होता है। अरे फैसला हाई कोर्ट का फैसला ही तो है कि साइड करिए ना कि किस केस के अंदर कैसा हुआ। अगर आप साफ विधानसभा में एक मुख्यमंत्री कह रहा है कैसा हुआ है तो फिर चिल्लाने की बात नहीं चाहिए आपको। सीधे बात करिए, मैं एक वकील हूं, मैं आपसे पूछता हूं उस केस को साइड करिए, देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। हाँ। एक केस इंडिया में ऐसा साइड करिए जो जिसको लाभ अगर आपके अंदर इतना गट्स हैं तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप इस चीज को साबित करिए। एक केस लाइए कि जिसमें किसी कोर्ट ने यह फैसला दिया हो। दूसरी बात, देखिए आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि नहीं, पुरानी सुनिए, पूरी बात कहने दीजिए साहब जी। जन, जर, जमीन, तीन चीजें, औरतें, प्रॉपर्टी, दौलत, ये बड़ी बड़ी वार का सबब रही हैं। ये झगड़े नहीं, ये बड़ा निया साहब, ये बहुत जनरल और बहुत फिलोसॉफिकल है। जरा स्पेसिफिक होके अगर बात करें हम, अगर स्पेसिफिक तथ्य केस, अगर वो कह रहे हैं मुजफ्फरनगर, वो कह रहे हैं इतने दंगे, वो आप कह रहे हैं आंकड़े, आप दुरुस्त करिए। लेकिन अगर हम आखिरी इस वक्त जो केस हुआ है, मुझे जो बात वो कह रहे हैं कि एक मकसद से, एक उद्देश्य से, एक ऑब्जेक्टिव से ये व्यक्ति का मामला नहीं रह जाता है, ये कह रहे हैं। इस पे फॉरेन फंडिंग हो रही है इसमें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बंसल साहब या कोई भी हम में से आप लोग जितने लोग मौजूद हैं, जिस महल्ले, जिस कॉलोनी, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, मैं अपने यहां जो हमारी अपने तजर्बे में है, आप हमें ये बताएं कि कितनी मुस्लिम लड़कियों ने कितने मुस्लिम हिंदू लड़कों से शादी की है या उनके प्यार में फंसी है, और कितने हिंदू
बहुत रेयर कोई होगा, देखिए लाखों में एक। देखिए मैं एक ऐसे इलाके में मैं खुद बता रहा हूँ, उल्टा बहुत होगा। दोनों चीजें इस समाज के अंदर पाई जाती असल स्टडी आपकी एक अगर आप दोनों है नहीं, अगर आपके अंदर गट्स हैं और आप करना चाहते हैं, इसलिए एक ज्वाइंट कमीशन बनाइए, दोनों जितनी भी कम्युनिटी के अंदर इन्वॉल्व है सोसाइटी के अंदर, एक सब सोसाइटी का क्या तरीकेकार है, मैं कमीशन बनाइए। क्या मैं बताता हूँ, बिल्कुल बनाइए। मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को। देखिए ये इन्वेस्टिगेशन के लिए तो हमने कई बार डिमांड की, लेकिन ये सरकारें कानों पर डाटा बांध करके बैठी हुई है। मेरा कहना है कि कोई रिपोर्ट ऐसी बताती है, आप कह रहे हैं कि आपने डिमांड का उसका इंक्वायरी नहीं की गई है, उसको लड़ाने लगेंगे और देश में। मैं एक बात और कर रहा हूँ, एक मिनट जन साहब, मैं एक बात ही कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के किसी चीफ जस्टिस की निगरानी में एसआईटी का गठन हो और इसके सारे जितने भी मदरसे हैं उनकी जांच की जाए कि वहां पर कितनी शादी हुई और धर्मांतरित करके कितनी शादी हुई, लड़की का ओरिजिनल नाम क्या था, उसका बेस क्या था, आपको सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। आपके इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, जब तक जांच नहीं होनी तब तक इसे बचना भी चाहिए। जब तक जांच नहीं हो जाए, इस तरह की जांच ना हो, तब तक उससे बचना भी चाहिए। समाज को सजग रहना चाहिए, सजग हिंदू समाज को भी सजग रहना पड़ेगा और अपनी बेटियों के खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जो है कार्रवाई करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि अभी फिर बंसल जी भी कहेंगे और तमाम लोग कहेंगे कि मैं फिर भटक गया, क्योंकि भटकना हमारी फितरत में है। लेकिन अभी जो विषय है कि धर्मांतरण विद एन ऑब्जेक्टिव, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। विषय मैं इस लव जिहाद और इस विषय से हटकर कुछ कह रहा हूं। आज देश में, और चूंकि मैं झारखंड पर मेरी विशेष नजर रहती है, तो झारखंड में आज सबसे ज्यादा धर्मांतरण अगर हुआ है, किस धर्म में गए हैं लोग धर्म बदल के? जी, क्या आप जानते हैं किस धर्म में गए हैं? ईसाई में, क्रिश्चियनिटी का, और केवल झारखंड में नहीं तमाम जगह हो रहे हैं। मेरा यह कहना है कि किसी धर्म विशेष को टारगेट करके बहस करना, समाज में एक वातावरण इस तरह का बनाना, वहां पर क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये भी एक विषय है। नहीं रुकना चाहिए। एक मिनट बंसल साहब, एक सेकंड, आपने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, अब कम से कम सुनने की भी आदत डालिए। मेरा यह कहना है कि आप हिंदू धर्म से किसी भी धर्म में जाते हैं, कैसे जा रहे हैं? लोभ से जा रहे हैं, प्रेम की वजह से जा रहे हैं, जबरदस्ती जा रहे हैं, क्या है? सारी चीजें जांच की विषय है। क्या इन विषयों पर जांच हो रही है? झारखंड में एक छोटी सी घटना हुई, ठीक है, ये घटना अगर उस वजह से हुई है, उस इंटेंशन से हुआ है, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे उसमें कितने भी बड़े लोग इन्वॉल्व हो। लेकिन एक घटना को लेकर जिस तरह से तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, पूरे राज्य को बदनाम किया जा रहा है, लोग सड़कों पर उतर के किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, पूरी मीडिया ने देखा, उस पर बंसल साहब, अगर मैं उस पर कहता हूं तो कह रहे हैं आप भटक गए। अरे आप एक घटना को लेकर पूरे राज्य को आपने रैंसम पे कर दिया। सरेआम घंटे चल रहे हैं, सरेआम ऑटो तोड़ रहे हैं, सरेआम बच्चों को परीक्षा नहीं देने दे रहे हैं, सरेआम मरीजों को आप अस्पताल जाने नहीं दे रहे हैं। मैं कहूं कि अगर गलती हुई, जांच हो, उसको दंडित किया जाए, वो चाहे किसी धर्म का हो। धर्म विशेष को लेकर इस तरह का जो माहौल बनाया जा रहा है, ये एक सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए उचित नहीं है। इस पर जिस तरीके से, और मीडिया की भी ये जिम्मेवारी होती है कि इस चीज को इस तरीके से खेला जाए, इस तरीके खेला न जाए, इसको दिखाया जाए। आज के तारीख में कई जगह इससे, इन शब्दों से खेला जा रहा है। नहीं, शब्दों को आप ये एक बहुत आसान, चलिए एक तरीका है तम सबके लिए कि भाई मीडिया को अपनी सरकार वहां पे काम ना करे, सामाजिक संगठन वहां पे काम ना करे, राजनीतिक दल उस पर सियासत करे, राजनीतिक दल उस पर सियासत करे, ये सब ठीक है, प्रशासन की खिंचाई होनी चाहिए। देखिए दिलीप, में एक चीज़ हमारे यहाँ मामला यह है कि जब आपको कोई चीज़ सूट करे तो आप उसके बारे में बहुत कुछ बात करने लगे, जब सूट ना करे तो आप धर्मनिरपेक्ष हो जाएं, जब सूट करे तो आप कम्युनल हो जाएं। ये भी हमारे यहाँ एक एजेंडा रहा है। आप देखें कि अभी अभी हमारे जो दो साथी हैं वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक कमेटी बननी चाहिए, कमीशन बनना चाहिए, जब तक सजा ना हो जाए, जब तक कोर्ट कोई फैसला ना दे दे, तब तक हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस देश में हमने देखा, क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के 2000 दंगों में हिंदुस्तान की किसी कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, लेकिन फिर भी इस देश के लोग उसे एक मुजरिम मानते रहे। और जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बना, तब तक पूरे देश के लोगों ने कहा इसने इसको मरवाया है, इतने मरवाया, ये कातिल है, ये है। और कुछ लोग तो इतने उत्साही हो गए कि अमेरिका चले गए साइन करने के साथ, इसे मत बुलाइए। तो मेरा कहना है कि जब आपको सूट करे तो आपका ये फैसला है कोर्ट का, तब तक चुपचाप रहना चाहिए, तब तक हमें नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। अभी मुजफ्फरनगर के अंदर वहां एक एमएलए की सिक्योरिटी Z+ की गई है। आधे देश का मीडिया चिल्ला रहा है ये दंगाई है, ये दंगाई है, देखिए इसने दंगा किया, इसकी आपने सिक्योरिटी बढ़ा दी। तो अब जब तक कोई कोर्ट फैसला ना दे, इस देश में लोगों को दंगाई नहीं कहना चाहिए, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो संगीत सोम हो, चाहे वो आजम खां हो, चाहे कोई हो। लेकिन आज इस बात की, मैं ये नहीं कह रहा कि बंसल साहब ने जो तथ्य रखे हैं, अब शकील साहब उनको हवा में इसलिए उड़ा रहे हैं कि उनको लग रहा है कि ये अगर मैं
मानूंगा तो गलत होगा, क्योंकि केरला का मामला है, उन्होंने जितने भी तथ्य रखे हैं अगर वो 1% भी सही है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर के इतने मुकदमे आए, इतने लोगों पे ये कहा, तो विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी इसमें शामिल नहीं है। मेरा सवाल यहां ये है कि जो आशा तारा वाला मामला है, ये अभी पिछले दिनों जब आप देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद में जब मामले आए तो ज्यादातर लड़की छेड़ने को लेकर के आए थे। ये हमने भी हिंदुस्तान में दंगे देखे हैं, हमने भी अलीगढ़ से लेकर मुरादाबाद तक के दंगे देखे अपने दौर में, लेकिन उस जमाने लड़की छेड़ने की बात नहीं आती थी कभी भी। ये लड़की छेड़ने का मामला हुआ और वो इतनी तेजी से बढ़ता है कि लगता है कि लड़की छेड़ना कोई बड़ी बात है। आमतौर से हिंदुस्तान में बड़ा है, मैं वही कह रहा हूं। वो कोई लेकिन वो लड़की छेड़ना दंगों का रूप ले, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। देखिए दो बातें, दो चीजें हैं। क्राइम लड़की के खिलाफ बड़ा अलग बात है। मैं कह रहा हूं एक हिंदू लड़का एक हिंदू लड़की को छेड़े तो एक अलग इशू है, लेकिन मैं कह रहा हूं उसमें भी तो लड़ाइयां होती हैं। मैं वही कह रहा हूं, तो लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो दंगों के कारण बहुत से बने हैं वो लड़की छेड़ने से शुरू हुए हैं। वो कन्वर्जन नहीं, कन्वर्जन, शादी, लव जिहाद में नहीं जा रहा। लेकिन मेरा सिर्फ इतना पूछना है कि ये जो तारा, ये जो शब्द है, एक तो इसका इस्तेमाल, मैं उस शब्द की बात नहीं कर रहा। देखिए दूसरा उस शब्द का जो रिफ्लेक्शन है, एक्सप्रेशन है उस पे, और तीसरा है कि इस चीज के जिस चीज से आप सीधा दिलीप, अगर शब्दों की बात कहें तो पूरी दुनिया को सबको पता है कि जब आतंकवाद पढ़ा पूरी दुनिया में तो इस्लामिक आतंकवाद शब्द किसने दिया था? विश्व हिंदू परिषद ने दिया था, अमेरिका ने दिया था ये शब्द, और उसके बाद वो चलता रहा इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया में। और आज जो वहां चल रहा है इराक में, उसको शब्द कौन दे रहा है? तो जिसको जहां सूट करता है वो शब्द उस आतंकवाद में लगा कौन है, ये भी तो समझना पड़ेगा आपको। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो फैक्ट है, सबको पता है आईएसआईएस कौन चला रहा है उसको। साहब मैंने ये नहीं कहा, मैं कह रहा हूं कि लव जिहाद भी कहीं से क्वाइन हुआ है। मैं कह रहा हूं बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद ने तो नहीं किया। मेरा सवाल इस वक्त ये है कि ये जो तारा शाह नाम की लड़की है, ये क्या विश्व हिंदू परिषद से कनेक्टेड है, आरएसएस से कनेक्टेड है, बीजेपी से कनेक्टेड है? यकायक ये कैसे कहानी आई? और जितनी उसने बातें कही, जितनी बातें उसने कही है, उसमें से एक बात को थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि उसने कहा कुत्ते से कटवाया, मुझे मारा, जबरदस्ती हुआ, खाना नहीं देते थे। ये तो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आती है। उसका पति मुसलमान हो, हिंदू हो, ब्राह्मण हो, उसका इशू नहीं है। ये चीज तो छानबीन होनी चाहिए। फिर वो कहती है साहब उसको फोर्स कन्वर्ट किया गया। फोर्स कन्वर्जन के मामले के ऊपर भी आपके पास क्राइम है, आपके पास आईपीसी है, तो आप वहां तक तो कार्रवाई होने देना। ये तो उस मामले में मुझे लगता है कि झारखंड की पॉलिटिक्स, झारखंड की पॉलिटिक्स, पावर ब्रोकर, लैंड माफिया, कुछ नेता इसमें शामिल हैं जो इसको लव जिहाद का नाम देकर के अपने असल मकसद से भटकाना चाहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इसकी इंक्वायरी होने दे बंसल साहब, मैं मानता हूं हो सकता है कि ये भी आखिर में निकले कि साहब फोर्स कन्वर्जन हुआ, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन इसकी आड़ में लव जिहाद शब्द देने की आड़ में हिंदू मुस्लिम बना करके विश्व हिंदू परिषद का इस पर प्रोटेस्ट होने से जो वहां का लैंड माफिया है, जो पॉलिटिशियन है, जो पावर ब्रोकर का खेल है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, वो सब लोगों को बेनकाब होने दीजिए। नहीं, वो बेनकाब हो, लेकिन यहां सवाल है कन्वर्जन का और फोर्स कन्वर्जन का। सर हमारे मुल्क में कन्वर्जन को लेकर बहुत सारी बातें हैं। कन्वर्जन पहले भी हुआ है, और फोर्स कन्वर्जन तो क्राइम है ना, वो आईपीसी के तहत उसमें काम होना चाहिए। मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, भटक गए। देखिए मैं बताऊं आपको, मैं सिर्फ इनकी बात का जवाब दे रहा हूं, सिर्फ एक लाइन को है कि इन्होंने जो बातें कही वो उसके पीछे इंटेंशन क्या है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द स्पेसिफिक क्राइम। एक क्राइम आदमी, ये तो ठीक है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगा वो ठीक है, लेकिन वो सारा जो लड़की ने जितने भी इल्जाम लगाए उसके पीछे मकसद क्या है ये हाईलाइट किया उस लड़की ने खुद कि मैं आज उस घर को छोड़ के आई हूं, तो वो मैं इसलिए नहीं आई कि सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस मेरे ऊपर हुआ, वो इसलिए नहीं आई हूं कि मेरे साथ कोई ज्यादती हुई, मैं इसलिए आई हूं कि मुझे जानबूझ करके फंसाया गया और उसको साजिश के तहत मुझे धर्मांतरित किया गया और मुझे साजिश के तहत कबूल मेरे को निकाह करवाया गया और मुझे ये बताया नहीं गया कि मुस्लिम फैमिली है। और वही तो कह रहा हूं, ये तमाम सारी चीजें एक लाइन के बजाय 10 लाइन में बोल लिया। मैं ये कहना चाहता हूं बहुत अच्छा होता हमारे इस डिस्कशन में, अफसोस की बात है और यही इससे हमारे एटीट्यूड का पता चलता है कि हमारे बीच में हम सब लोग बैठ के मर्द आपस में बात कर रहे हैं और औरतों के बारे में बात हो रही है और औरतों के यहाँ पे वजूद नहीं है। असल बात यह है कि ये हिंदुस्तानी औरत ये जुल्म का शिकार है हर तरफ से, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान औरत हो। हमने जुल्म की उनके ऊपर इंतहा कर रखी है, उनकी हर तरह की आज़ादी को हम छीनना चाहते हैं। न वो अपनी मर्जी से प्यार कर सकती हैं, न वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं, न वो अपनी मर्जी से अपना मजहब इख्तियार कर सकती हैं।
सिर्फ मुस्लिम लड़कियां को गुलाम बना रखा। ना हिंदू लड़कियों में सबका सारी आजादी है, हिंदू लड़कियों में पूरी आजादी है, लेकिन मुस्लिम लड़कियां नहीं होगी आजादी। ये आपको देखना पड़ेगा अपने लिए। अगर ऐसा होता कि हिंदू सोसाइटी के अंदर औरत वो आजादी होती, उसको इज्जत मिलती, वो इक्वलिटी मिलती, तो जनाब आज वो आपकी सोसाइटी को छोड़कर भाग न रही होती। ना भाग नहीं रही, ये जो भाग नहीं रही है, भगाया जा रहा है, उसको मजबूर के। यही तो प्रश्न है, यही तो प्रश्न है। ये भाग नहीं रही लड़की, लड़की भगाई जा रही है, और जो है ना जी उसको जबरदस्ती मजबूर किया जा रहा है। प्लीज, मैं भी हिंदू हूं, 24 कैरेट का हिंदू हूं, नियाजी साहब की कुछ बातों से सहमत हूं। अगर आपके अपने धर्म के अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं, तो उनको दूर करने की बजाय आप ये मत कहिए कि सब कुछ जो है वो इसलिए हो रहा है कि धर्मांतरण फोर्स किया जा रहा है। क्यों लोग लड़कियां लालच में आ रही हैं? और इस देश के अंदर 80% हिंदू है, बड़ा ताकतवर है, पैसे से ताकतवर है, वो क्यों नहीं मुसलमान लड़कियों का लोभ देकर के लालच में उनको कन्वर्ट करता? नहीं होता। आपके यहां अपनी कमियां हैं, उसकी कमियों के लिए पड़ोसी को जिम्मेदार मत बताइए। नहीं, सवाल वो नहीं है। पुष्पेंद्र जी, यही तो दुर्भाग्य है कि आप हिंदू भी कह रहे हो अपने आप को, और अरे हिंदुत्व वाले काम भी नहीं कर रहे। यही तो दुर्भाग्य है इस देश का। आपने देखिए पुष्पेंद्र जी, आपने मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। दो मिनट लास्ट में शकील साहब, हिंदुत्व की मैथोलॉजी को, उसकी फिलोसफी को आपने समझा ही नहीं। इसका मतलब हिंदू धर्म में, देखिए हिंदू धर्म में किसी के साथ जोर ज्यादती करने का कोई हमें कोई पाठ नहीं पढ़ाया जाता। हमें ये नहीं पढ़ाया जाता कि कोई मुसलमान हिंदू नहीं है तो उसको हिंदू बना लो जबरदस्ती, बिल्कुल और उसको जबरदस्ती कोई प्रपंच में फंसा लो, और जबकि उल्टा बाकी सब जो है ना। मुझे दो शब्दों में, चूंकि हमारे पास समय कम है, टेलीविजन की अपनी सीमाएं हैं, उसमें सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये कि लव जिहाद एक, दूसरा किसी खास मकसद से, धर्मांतरण के मकसद से प्रलोभन देके, प्रपंच करके, किसी से शादी करके फिर फोर्स करना, जिहाद के मकसद से, धर्मांतरण भी नहीं, जिहाद के मकसद से, दो अलग अलग चीजें हैं। शब्द आप प्रूफ कहीं नहीं कर पाएंगे। एक सेकंड हिमांशु, समय कम है, मैं आपके पास आता हूं, मैं आपके पास आता हूं। सिर्फ हिमांशु, बहुत कम शब्दों में क्या लगता है कि कहां से गलती हो रही है, क्या होना चाहिए? ये गलती सिर्फ ये हो रही है कि आज हर व्यक्ति अपनी इच्छा, अपनी सोच थोपना चाहता है। ये जो थोपने की कोशिश है, वही हर जो आज हमारे समाज में, या यूं कहें अगर मीडिया को भी हम समेटे, मीडिया भी कई बार चीजों को थोपने की कोशिश करता है। कई तरह ये लव जिहाद मीडिया थोप रहा है। ये अब कहां से आ रहा है? लेकिन ये जिस रांची वाले मामले में ये थोपा जा रहा है, क्योंकि रांची वाले मामले में इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, आपको रांची से बाहर निकलना पड़ेगा। वो लड़की आके कह रही है, वो लड़की आगे कह रही है, हिमांशु जी रांची से भी बाहर निकलना पड़ेगा। बंसल साहब, समय बहुत कम है, ऐसे हजारों केसेस हैं। नहीं, अगर केसेस हैं, अगर थोपने की कोशिश, रांची वाला तो वो है जो हाईलाइटेड हो गया, आपको ताजा पता है, चूंकि आपके रांची का एक जो बंसल साहब ने बहुत कम शब्दों में, बंसल साहब ने कई सारी चीजें कही हैं। मैं सिर्फ कहता हूं कि उनको दो चीजें प्रूफ करनी चाहिए, और हो सकता है कि शायद उस पर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। एक तो उन्होंने कहा ये वेल प्लान्ड है, वेल थॉट है, और ऑर्गेनाइज्ड है, और फॉरेन फंडिंग हो रही है, और किसी मैं मान रहा हूं आपकी बात को, लेकिन इसको साबित करना होगा कि ये फॉरेन फंडिंग कहां से आ रही है, किस माध्यम से आ रही है, किन बैंकों के थ्रू आ रही है, किस हवाला के थ्रू आ रही है, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको दे रही है फिर कि जो मुसलमान शादी करेगा हिंदू लड़की से जबरदस्ती, उसे 5 लाख 4 हजार, मैंने तो फेसबुक के ऊपर पोस्टर भी देखा है कि सबसे ज्यादा कीमत 7 लाख जो है सरदार लड़की से शादी करने में मुसलमान दे रहे हैं। अगर मुसलमानों की माली आदत नहीं हो रही है और पड़ोस में हो रही है। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि अभी मुंबई का एक केस आया है, मुंबई में 4 मुसलमान लड़के, पढ़े लिखे इंजीनियरिंग के लड़के, वो इराक गए हैं, और जो खत लिख के गए हैं अपने घर में, मुझे लगता है नियाज फारूकी साहब, मैं तो ये कहना चाहूंगा, आपका वक्त बचाना चाहता हूं कि असल मसला यह है कि औरत मजलूम है, औरत कमजोर है, औरत वल्नरेबल है, और उसको साथ पूरे समाज में जमीयत, आपके जैसे संगठन, बड़े संगठन को इसमें कोई इनिशिएटिव लेके इस चीजों को देखना चाहिए क्या? हम तो ये कहेंगे कि भाई लव की बात है तो लव के साथ होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज देखने में आ रही है, आपके दिल में ये आशंका है कि कोई ऐसी तंजीम है जो इसके लिए काम कर रही है, तो आइए हम लोग मिल करके इसको, इस मसले को हल करने की, लव को लव के जरिए हल करने की कोशिश करें, और बेवजह इसको जिहाद बनाने की कोशिश ना करें। शकील साहब, देखिए
एक तो लव जिहाद के शब्दों से हमने पहले ही कहा कि मैं उससे सहमत नहीं है। सहमत मीडिया को बचना चाहिए या मीडिया को इस तरह की बातों को जरूर, समाज में चूंकि घर घर टीवी पहुंच रहा है, आप गलत चीज परोस रहे हैं तो जो चीज नहीं है उससे उत्तेजना फैलती है। एक बात जी, जो नहीं है उससे उत्तेजना फैलती है। अगर है जांच कीजिए, कार्रवाई कीजिए, इसमें सरकार है, तंत्र है, सब कुछ है, मीडिया है, सब कुछ कर सकते हैं। अब जबरदस्ती आप बोलिए कि हम बड़े मजलूम हैं, 80% आबादी वाले लोग मजलूम हैं, तो ये 20% वाले तो पता नहीं। मैं दो चीज है, ये सियासत, यही देश का दुर्भाग्य है। मुझे आपको मिलेगा, मैंने कहा कि ये कॉमनल फ्रिक्शन के जरिए पॉलिटिकल लाभ लेने की कोशिश की जाती है। बहुत पहले, अभी हम कल सीरियल भी देख रहे थे रात में, उस सीरियल में दिखाया जा रहा था कि सुअर के गोश्त और गाय के गोश्त को यहाँ वहां कोई मंदिर में डाल दिया, मस्जिद में डाल दिया, और उसके बाद कम्युनल राइट हो गया। और इसी पर राइट काफी दिन 10-20 साल तक यहाँ चलता रहा, इतिहास है। उसके बाद ये लड़की के मामले में कोई आज नहीं है, इनको रिसर्च आज लग रही होगी, हमें तो अपने काफी याददाश्त है कि कई हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े राइट हुए हैं जो लड़की और इसके बाद सवाल वो नहीं है, हो गए हैं। नहीं, एक मिनट सुनिए, मकसद कुछ है ही नहीं ना इसमें। वो राइट होते रहे हैं। आज इन्होंने एक राइट का प्लान किया है, समाज को बांटने का प्लान किया है और वोट हासिल करने का प्लान किया है। और शब्दों को चूंकि कुछ दिनों से टेररिज्म समय खत्म हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसलिए टेररिज्म का लफ्ज जोड़ दिया गया है, वरना इसमें सरकार के पास पूरी कार्रवाई करने के लिए अधिकार अगर कुछ है, बहुत कम शब्दों में 2 लाइन बोलूंगा मैं सिर्फ आपको। एक तो ये कि जो जिहादी मानसिकता से किए हुए जो इस लब के जो प्रपंच को लेकर के सरकार सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक SIT का गठन करे, दूध का दूध पानी हो जाए, इन लोगों की मानसिकता भी ठीक हो जाएगी और देश को, जनता को सीख पता लग जाएगा। एक बात दूसरी बात दूसरी बात अपनी मानसिकता ठीक कीजिए, दूसरी बात ये गलत तरीके से बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, नहीं, जो लोग नहीं समझ पा रहे उनकी बात आप इशारा करके कह रहे हैं, जो लोग नहीं समझ पा रहे आप अपनी मानसिकता ठीक कीजिए। आप चोर की दाढ़ी में तिनका मत रखिए। चलिए मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास तिनका आपको कहां लगेगा? आप कह रहे हैं SIT के जरिए, इसके जरिए इसको जांच करके इसको सामने लाना चाहिए, सच्चाई सामने आना चाहिए। और मदरसा में क्या हो रहा है उसका पूरा मॉडर्नाइजेशन का प्लान आप दे रहे हैं। सकल साहब, विनोद बंसल जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।